हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 16 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हमने इस अध्याय में जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात हम आज इस सारांश को समझेंगे, समरी इस अध्याय की करेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत में मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में सबसे पहले समतल में गति के बारे में समझाया था, जिसको आप टू डायमेंशनल मोशन या द्विविमीय गति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो विमाओं में आप किसी भी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं। और गति का वर्णन क्योंकि आप भौतिक राशियों की सहायता से ही करेंगे, तो उन भौतिक राशियों को जैसे आप वेग, विस्थापन, स्थिति, इन सभी की सहायता से, त्वरण, इन सभी की सहायता से इनकी गति का वर्णन करेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है सदिशों की। सदिशों की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर आप 2 डायमेंशन में क्योंकि उसको व्यक्त करते हैं, तो 2 डायमेंशन में व्यक्त करने के लिए आपको सदिशों की ज़रूरत होती है। तो सदिशों के बारे में समझना ज़रूरी था। इसके लिए हमने अदिश और सदिश राशियों के बारे में सीखा था। अब अदिश राशि वो जहाँ पे आपको एक संख्या और उसके मात्रक की ज़रूरत है। जैसे 1 किलोग्राम अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो 1 उसकी एक संख्या यानी मैग्नीट्यूड को बता रहा है और उसका मात्रक किलोग्राम है। तो यानी इसमें केवल परिमाण होता है। लेकिन अगर हम बात करें सदिश राशियों की, तो उसमें इन 2 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ इंक्लूड होती है, वो है डायरेक्शन, दिशा। यानी कि परिमाण के साथ-साथ जिस राशि में दिशा भी होती है, उसको हम कहते हैं सदिश राशियाँ। फिर हमने इन सभी का अध्ययन किया था। ये तो जनरल था। इसके बाद हमने देखा था कि आप सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी राशि अगर सदिश राशि होती है, तो उसके ऊपर आप इस तरीके से तीर का निशान लगा देते हैं, तो आप उसको सदिश राशि कहते हैं। लेकिन ग्राफ़ीय रूप में इसका निरूपण कैसे करते हैं? यानी कि ऐसे खींचते हैं और आप ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसको आप कहते हैं पुछ, टेल या ओरिजिन, क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और इसको आप कहते हैं हेड, क्योंकि वहाँ तक वो जा रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस सदिश को लिखना था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब आप इस तीर को खींचते हैं, तो ये जो तीर की लंबाई होती है, ये उस सदिश की किसके बारे में बताती है? मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, यानी कि परिमाण के बारे में आपको बताती है। इतना याद रखना है आपको। इसके बाद हमने पार्ट 2 वीडियो में सीखा था सदिशों के प्रकार। सबसे पहला था समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स, इसको आप सदिशों की समता भी कहते हैं। जैसे अगर आप इस सदिश A को देखें और आप सबसे नीचे इसको देखें, तो ये दोनों आपके पास, आपकी जो इसकी तीर की लंबाई होगी वो भी सेम है, यानी इसका परिमाण सेम है, और डायरेक्शन भी दोनों की इस साइड है, तो डायरेक्शन भी सेम है। तो इस तरीके से जो ये ए है और इसको अगर आप बी कह लें, यानी ये मैंने यहाँ पे बी लिखा है, तो ये जो बी है, ये नीचे वाला, इस ये और ये दोनों के दोनों समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से असमान ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये एक ए है और ये ए है, दोनों के तीर की लंबाई यानी कि इनका परिमाण सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इस माइनस ए की डायरेक्शन विपरीत है, इसीलिए ये ऑपोजिट वेक्टर्स हो गए। अब इसके बाद शून्य सदिश क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर, जैसा इसका नाम है, यानी कि जिसका परिमाण आपके पास शून्य होता है, उसको कहते हैं शून्य सदिश। आप इसको अगर इस रूप में दिखाएँ, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, तो क्योंकि दोनों का परिमाण सेम होगा, जैसे इसका और इसका, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएँगे और आप इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, शून्य सदिश के रूप में। ठीक है? इसके बाद हमने देखा था कि एकांक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसका परिमाण आपके पास 1 होता है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं आप? किसी विशेष दिशा के अनुदिश अगर किसी भी सदिश की डायरेक्शन को बताना हो, इस वजह से। तो इसको, जो इसका मेन यूज़ था, वो हमने देखा था आयतीय निर्देशांक निकाय में। जैसे ये अगर x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आप किसी भी सदिश को i के रूप में दिखाएँगे, जैसे वो 2 है, तो 2i आप दिखाएँगे। यहाँ पे अगर 3 है, उसका परिमाण, यानी यहाँ पे वो 3 चला, तो 3j दिखाएँगे। यहाँ पे अगर z है, तो अगर 5 है, तो 5k दिखाएँगे। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रदर्शित उसको कर सकते थे। आगे हमने एक और चीज़ सीखी थी कि आप किसी सदिश को कैसे निरूपित करते हैं एकांक सदिश के रूप में। ये मैंने आपको बताया था लैम्ब्डा के रूप में, तो ये वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया कि कैसे हम व्यक्त कर सकते थे। तो ख़ैर, ये आपके पास एक अदिश हो जाता है क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड ही था। बस आप इसको किसी सदिश से मल्टीप्लाई करते थे, एकांक सदिश से, क्योंकि उसका परिमाण 1 था, तो कुछ उससे मल्टीप्लाई करने में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इस तरीके से हमने उसको व्यक्त किया था। समरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? जिन सदिशों की कार्यरेखा सेम होती है, समांतर होती है। समांतर, सेम नहीं, समांतर। समांतर का मतलब होता है कि हो सकता है एक इधर हो, एक इधर हो सकता है लंबाइयाँ अलग-अलग हो, लेकिन समांतर वो होंगे। इसी तरीके से हमने कोप्लेनर समझा था, समतलीय, जो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में अगर वो होंगे, चाहे डायरेक्शन कैसी भी हो, लेकिन समतलीय सदिश होंगे। ऐसी समप्रारंभिक जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हो,
चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो रहे हो, तो वो आपके पास समप्रारंभिक सदिश था। इसके बाद हमने इसी पार्ट 2 वीडियो में सीखा था स्थिति एवं विस्थापन सदिश। तो ये क्या क्या बताते थे आपको? किसी वस्तु की स्थिति को ये व्यक्त करते थे। तो जैसे अगर कोई भी वस्तु है, वो P से P डैश पर जा रही है, तो आप किसी बिंदु को लेते थे। यहाँ पे हमने O को माना था, O के सापेक्ष आप इसकी स्थिति को बताते थे। तो स्थिति को व्यक्त करने वाला जो सदिश था, वही स्थिति सदिश। जैसे ये R हो गया, तो आप इसको ऐसे दिखाते थे, ROP। किसी टाइम पे ये होगा। ऐसे ही P डैश पर R डैश आप इसको बता सकते थे। अब जब ये P से P डैश तक गया, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी को आप क्या कहेंगे? विस्थापन। तो जो विस्थापन को व्यक्त करने वाला सदिश होगा, वो आपके पास विस्थापन सदिश होगा। ये डेल R आपके पास विस्थापन सदिश है, PP डैश। ठीक है। इसके बाद हमने सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा की थी पार्ट 3 वीडियो में। इसमें जब आप किसी भी सदिश को वास्तविक संख्या धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है? एक आपको सदिश की प्राप्ति होती है। जैसे हमने यहाँ से देखा था, अगर आपके पास ये कोई वास्तविक संख्या थी, ग्रेटर देन 0 थी, यानी कि आपके पास धनात्मक संख्या थी, 0 से बड़ी थी। तो आप अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी सदिश को, तो जो उसका परिमाण होगा, वो उतने गुना हो जाएगा। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो उसकी तीर की लंबाई होती है, वो 2 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा था। और अगर वो जो लैम्ब्डा था, वो लेस देन 0 था, यानी कि वो ऋणात्मक संख्या थी, तो क्या होगा? जो वो लंबाई होगी, वो उतने गुना तो बढ़ जाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। यानी कि ए की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, विपरीत दिशा में, लेकिन उतने गुना हो जाएगा। सेम चीज़ ये देखी थी हमने। इसके बाद हमने सदिश के योग के नियम देखे थे, संकलन के। इसमें सबसे पहला नियम था सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसमें क्या था? आप किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के रूप में इन सदिशों को व्यक्त करते थे। तो जो तीसरा सदिश था, वो इस दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि इस दिशा में जाना चाहिए, पर वो विपरीत दिशा में आता था और परिणामी सदिश को व्यक्त करता था। तो ये चीज़ वो थी। और इसी विधि को हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है शीर्ष एवं पुच्छ विधि, क्योंकि एक के शीर्ष से आप दूसरे का पुच्छ जोड़ते हैं। ये इसके बाद हमने सीखा था सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसी में सीखा था कि अगर कोई दो सदिश हैं, उनको आप किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो जो उनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उससे गुजरने वाला जो सदिश है, वो आपको इन दोनों के परिणामी सदिश को दे देगा। तो जैसे ये ए था, अब इसका ये और ये दो सेम ही होंगे, आमने सामने की भुजा, तो ये ए प्लस बी, ये आर आ जाता सदिशों के त्रिभुज के नियम से भी, योग के त्रिभुज नियम से। फिर हमने देखा था सदिशों का जो योग का नियम होता है, वो क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कैसे? वो हमने इस डायग्राम से सीखा था कि जैसे ये ए बी होंगे, ये यहाँ पे आएंगे ए प्लस बी, लेकिन अगर हम बी और ए को इस डायरेक्शन में जोड़ो, तो वो भी इसी लाइन में आपको कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे। तो इससे हमें पता चला कि दोनों एक ही लाइन में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल हो रहे थे। इसी तरीके से हमने साचार्य नियम को सीखा था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को हमने इस डायग्राम से समझने की कोशिश की थी। तो इस डायग्राम में भी ठीक ऐसे ही हो रहा था, जब आप इन दोनों को कर रहे थे, इस a प्लस बी प्लस सी और इसको, इन दोनों को और इनको, तो एक एक करके जब कर रहे थे, तो आपके पास ये दोनों भी इसी लाइन में आ रहे थे। इस पूरे डायग्राम को मैंने वहाँ पे पार्ट 3 वीडियो में सिखाया था, समझाया था मतलब। तो वो दोनों इसी लाइन में आ रहे थे, तो हमें ये समझ आ गया था कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से भी पता चल गया था कि सदिशों का योग का नियम साचर्य नियम का पालन करता है। फिर हमने देखा था बहुभुज नियम। बहुभुज नियम पॉलीगन लॉ कब काम करता है? जब आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं। तो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे, तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते, आप समांतर चतुर्भुज नहीं बना सकते, तो आप बनाएँगे एक बहुभुज। आप बहुभुज बनाएँगे, तो जो एक लास्ट भुजा बच जाएगी, वही आपकी को देगी इन सभी का परिणामी सदिश। तो इस तरीके से हमने देखा था। इसमें भी हमने डायग्राम बहुत अच्छे से समझा था वहाँ पे। इसके बाद हमने अगली वीडियो पार्ट 4 में समझा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का व्यवकलन। तो आप कैसे a में से b को घटाएंगे? जैसे जोड़ते हैं, तो a में आपको b को नहीं जोड़ना, माइनस b को जोड़ देना था। जैसे ये a माइनस b था, तो बस इस माइनस b को आपने a में जोड़ देना था। इसको हमने डायग्राम से देखा था कि बस जैसे b की डायरेक्शन अगर ऐसे रही होगी ना, ऐसे, तो आपने उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी नीचे की तरफ, तो वो माइनस बी बन गया, और बस आपने फिर उसको सदिशों के योग के नियम से जोड़ दिया था। इतना हमने यहाँ पे देख लिया था। फिर इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखा था, सदिशों का वियोजन। जैसे आप संयोजन करते हैं, दो सदिशों को जोड़ दिया, तो आपके पास एक सदिश आ गया। इसी तरीके से अगर आप एक सदिश, ये हमने पार्ट 5 वीडियो में सीखा था, तो अगर आप एक सदिश को किन्हीं दो सदिशों में तोड़ दें या तीन सदिशों में तोड़ दें, कि वो जो दो या तीन होंगे, उनका जो संयुक्त प्रभाव होगा, वो एक पूरे सदिश इसके बराबर होगा। तो ये होता है सदिशों का वियोजन। ठीक संयोजन का उल्टा ये था। तो यहाँ पे तो खैर हम इसको ये लिखते हैं,
और इसके बाद हम इसको अगर एकांक सदिश के रूप में लिखें, क्योंकि ये आई के रूप में प्रदर्शित करेंगे ये वाई, ये एक्स डायरेक्शन था इसीलिए ए एक्स और ये ए वाई, तो इसको हम क्षैतिज घटक बोलते हैं, इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक बोलते थे, तो हमें इसे ऐसे इस टर्म्स में लिख सकते थे। इसके बाद हमने देखा था कि थीटा के आधार पर आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक को कैसे परिभाषित कर सकते थे, ऐसे। ये हमने इस त्रिभुज में देखा था कि हम कैसे ये मान निकाल रहे थे। फिर आप इसी को अगर वर्ग करें और दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को, तो आपके पास इस ए का परिमाण आ जाता था इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने थीटा के लिए भी निकाल लिया था टेन थीटा, जब इसको हम इससे डिवाइड कर दे रहे थे तो हमारे पास ये आपके पास आ रहा था। इसके बाद हमने सदिशों के वियोजन के एप्लीकेशन सीखे थे, अनुप्रयोग। इसमें हमने सबसे पहला अनुप्रयोग सीखा था व्यक्ति का चलना और रोलर को खींचना या धकेलना। बहुत इंटरेस्टिंग से ये एग्जाम्पल्स थे, पार्ट 5 वीडियो में ही हमने सीखे थे, वहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन हमने सीखी थी। फिर हमने देखा कि जैसे अगर पार्ट 6 वीडियो में, कि जैसे आप किसी भी सदिश को एक्स वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक्स वाई अक्ष में, तो वैसे ही आप इसको एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी त्रिविमीय सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे इसका जो डायग्राम था वो ये था, और यहाँ पे ही आपने ये जो अल्फा बीटा गामा आपको दिख रहे होंगे, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी हमने निकाले थे वहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ए का परिमाण ऐसा था, वैसे यहाँ पे भी ए का परिमाण ये आ जाएगा। परिमाण में आपको कुछ नहीं करना, बस अंडर रूट लगाना है, और अंडर रूट में आपको जो ये क्षैतिज घटक है उसका स्क्वायर, और उसमें जोड़ देना है जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसका स्क्वायर करके। बाकी इसमें भी आपको सेम करना है, मतलब याद रखने के लिए उसे ऐसा करना है, पर कैसे आया वो आपको याद रखना है। इसके बाद हमने सदिशों का योग सीखा था, एक विश्लेषणात्मक विधि। इसकी आवश्यकता क्या थी, क्योंकि हम जोड़ तो सदिशों के त्रिभुज के योग के नियम से भी सकते थे, लेकिन वहां से जोड़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जब आपको ऐसे सदिशों का योग करना होता है। तो ये आसान होता है, ये हमने सीखा था पार्ट 6 वीडियो में, तो ये आसान होता है इसलिए हमने इसकी तरफ बढ़े थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस ये जो एक्स एक्स वाले घटक होते हैं, यानी जिनमें आई आई होता है, उनको साथ में जोड़ देते हैं, और जे वालों को एक साथ, और यहाँ पे के भी हो सकता था, त्रिविमीय सदिश भी, तो उनको भी एक साथ। तो इन दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो आर एक्स आई लिख सकते हैं, और इन दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे आर वाई जे लिख सकते हैं। इसके बाद हमने किसी समतल में गति में कैसे हम किसी भी कण के लिए, किसी भी वस्तु के लिए आप किन्हीं सदिशों को लिख सकते हैं, स्थिति सदिशों, विस्थापन सदिश कैसे लिख सकते हैं, उनको देखा था। तो सबसे पहले स्थिति सदिश को हमने लिखना सीखा था इस डायग्राम से। तो आर को आप कैसे लिख सकते थे, इन एक्स और वाई के टर्म्स में लिख सकते थे, एकांक सदिश के रूप में। ऐसी विस्थापन सदिश को, कि जब कोई कण यहाँ पी पे होगा फिर पी डैश पर चला जाएगा, तो आप डेल आर के टर्म्स में उसको इस तरीके से लिख सकते थे, यानी कि ये आर डैश उसकी अंतिम स्थिति को बताने वाला सदिश है, ये आर उसकी प्रारंभिक स्थिति को। और यहाँ पे उसको एक्स और वाई के टर्म्स में जब हम लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, और जहाँ पे ये जो डेल एक्स है वो ऐसा है, और डेल वाई आपके पास ऐसा था। यहाँ पे आर डैश को पहले आपने एक्स डैश आई ऐसे लिखा होगा, जैसे ये है ना, बस डैश डैश लगाया होगा, और आर के लिए ये लिखा होगा, तब उसको ऐसे करके लिखा है, उसको डेल एक्स लिख दिया। इसके बाद हमने वेग को दिखाया था कि कैसे आप औसत त्वरण से ताक्षणिक त्वरण तक पहुंचे थे। तो आपने ये देखा था कि हमने, ये था आपके पास औसत त्वरण, तो यहाँ पे जब आप r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे, और फिर उस डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स टी को आपने ये वी एक्स आई लिख दिया। इसके बाद आप ताक्षणिक त्वरण में जब इसको लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 तक लेकर जाते हैं तो आपको बस ये मिलता है, तो ये आपके पास आता था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो मैं त्वरण में भी आगे बताऊंगी वैसे, लेकिन यहाँ पे ही ध्यान रखिए कि ये जो वी एक्स आई है ये एक पूरा का पूरा सदिश है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, लेकिन जो वी एक्स अकेला है वो एक सदिश नहीं है, वो एक नंबर होगा, जैसे मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में भी बताया। या इसके बाद हमने इसका परिमाण भी चेक कर लिया था कि परिमाण कितना होगा, जैसे हमने पीछे सीखा। फिर इसी तरीके से हमने थीटा इसकी डायरेक्शन के लिए भी ये देख लिया था। और फिर उसके बाद हमने देखा था पार्ट 9 वीडियो में त्वरण, एसिलरेशन। एसिलरेशन हमने, जैसे हमने वेग के लिए घटकों को लिखा, वैसे ही हमने एसिलरेशन के लिए भी घटकों को लिखा था। ऐसे हमने औसत त्वरण के लिए लिखा, उसको फिर हमने तात्क्षणिक त्वरण में भी कन्वर्ट कर लिया था। ऐसे ही हमने जो औसत त्वरण था उसको हमने a इज इक्वल्स टू ये लिखा था। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब मैंने पार्ट 9 वीडियो करवाई थी तो यहाँ पे भी आपके पास सदिश का निशान लगाया था, तो ये एक सदिश नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये एक सदिश नहीं है। आपके पास ये पूरा का पूरा या ये पूरा का पूरा एक सदिश है, पर वो वी एक्स अकेले सदिश नहीं है, इसलिए तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे। पीपीटी में मैंने सही कर दिया था बाद में, पर वहां पे आप ध्यान रखेंगे इसका। फिर इसको हम ए को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमने पार्ट जो पहला अध्याय था उसमें भी सीखा था, ये इस तरीके से त्वरण को लिखना। फिर हमने किसी समतल में एक समान त्वरण में गति देखी थी, समीकरणों को निकाला था, तीनों को नहीं निकाला था यहाँ पे, पर दो को निकाला था क्योंकि जरूरत केवल दो की थी।
तो एक समान त्वरण ए से गति करती हुई वस्तु हमने ली थी। पहली समीकरण हमारे पास इतनी आ जा रही थी, फिर नेक्स्ट जो समीकरण थी हमारे पास वो इतनी आ जा रही थी। लेकिन इसको जब हमने सदिश के रूप में बाँटना है, मतलब सदिश के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आपके पास इतना आएगा और फिर उसके बाद ये आपके पास y घटक आ जाएगा। ये हमने निकालना सीखा था, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। फिर हमने इसको भी x घटक में लिखा था, इसको भी y घटक में हमने लिख लिया था। केवल ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने क्या-क्या सीखा है। बाकी किसी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि हमने कैसा सीखा। फिर हमने एक समतल में गति का एग्ज़ाम्पल सीखा था, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्ट 10 वीडियो में। तो क्या था कि जब आप किसी भी वस्तु को क्षैतिज से कुछ थीटा कोण बनाते हुए फेंकते हैं, ऊपर से या फिर नीचे से ही ऐसे करके फेंकते हैं, तो उसका जो पथ होता है वो एक परवलय की तरह होता है। तो वो जो पूरी गति होती है उसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो वो 2 अलग-अलग समकालिक गतियों के घटकों का परिणाम होती है, क्योंकि आप उसको क्षैतिज दिशा में भी व्यक्त कर सकते हैं, जो बिना किसी त्वरण के होती है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो वो एक गुरुत्वीय बल के कारण होती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण उस पर लगता है, जो एक समान त्वरण होता था। ठीक है? इसको हमने इस डायग्राम से भी सीखा था और उसके बाद हमने इसका समीकरण निकाला था इन चारों समीकरणों की सहायता से। तो वो ये आपके पास आया था। इसके बाद हमने इस समीकरण की तुलना की थी परवलय के समीकरण से, जो आपके पास तब ये बता रहा था कि ये आपके पास परवलय का पथ होता है, किसी भी प्रक्षेप्य की गति एक परवलय के आकार की होती है। तो हमने ये देखा था कि Vx यानी कि क्षैतिज घटक वेग का वो पूरी गति में स्थिर था। इससे पता चल रहा था कि कोई त्वरण ही नहीं है, क्योंकि v चेंज ही नहीं हो रहा था क्षैतिज दिशा में, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में तो था। और ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो अधिकतम पॉइंट था, यहाँ पे क्योंकि थीटा 0 था, तो ये Vy 0 हो जाएगा, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर वेग था यहाँ पे उसका घटक 0 हो जाएगा। इसके बाद प्रक्षेप्य की गति के लिए कुछ टर्म्स हमने पार्ट 12 वीडियो में सीखे थे। तो सबसे पहला था अधिकतम ऊंचाई का समय, टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट, यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय कितना था, तो वो इतना था। इसके बाद हमने ये देखा कि पूरी गति को यहाँ से यहाँ तक करने में कितना समय लगा था, जिसे उड्डयन काल कहते थे। तो इसका दुगुना हमने किया था, क्योंकि सममिति के कारण वो सेम होगा। इसके बाद प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट हमने देखी थी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आएगी, तो वो हमारा इतना आ गया था। इसका यूज कोई भी खिलाड़ी किस खेल में करता है, यानी कि किस में करता है, तो ऊंची कूद में, हाई जंप में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमने क्षैतिज परास देखी थी कि जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक अंतिम जो बिंदु था उसकी दूरी कितनी होगी क्षैतिज रूप में, तो वो आपके पास इतनी आ रही थी। इसका यूज वो करेगा लंबी कूद में, यानी कि लॉन्ग जंप में। ठीक है? फिर हमने लास्ट में इसका जो टॉपिक था वो था पार्ट 14 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल था जो एक समतल में गति का, इसमें ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप याद रखेंगे। तो क्या थी एक समान वृत्तीय गति? एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति। जहाँ पे चाल सेम थी, लेकिन पूरे रास्ते भर में, पूरे वृत्तीय पथ में चाल सेम थी, लेकिन वेग, क्योंकि दिशा बदल रही थी। अब एक और चीज़ आप याद रखनी है आपको, कि किसी भी वक्र में या कर्व में आप यहाँ पे पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर वेग की डायरेक्शन देखेंगे तो वो स्पर्श रेखा के अनुदिश थी। तो ये आपके पास वेग की डायरेक्शन आ रही थी, फिर ये आपके पास वेग की डायरेक्शन आ रही थी। तो वेग क्योंकि चेंज हो रहा था, चाल सेम थी, लेकिन वेग चेंज हो रहा था। वेग का परिमाण चाल सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेग चेंज हो रहा था। तो आपके पास एक त्वरण मिल रहा था, और वो त्वरण, क्योंकि वो वृत्त के केंद्र की तरफ था, यानी कि ये डेल वी अंदर की तरफ था, इसीलिए वो अभिकेंद्र त्वरण था। इसका मान ये आ रहा था आपके पास। इन दो त्रिभुजों की सहायता से हमने निकाला था वो। फिर हमने जो यहाँ पे राशियाँ पढ़ी थी उनमें संबंध निकाला। ये हमने अगली वीडियो में किया था, पार्ट 15 वीडियो में। तो वो हमने सबसे पहले देखा था रेखीय वेग और कोणीय वेग में, v और ओमेगा में। तो ये था आपके पास कि आपने इसको चेंज किया था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में। इसी तरीके से आपने अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय चाल वेग में ओमेगा में संबंध देखा था। वो आपने देखा था a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर में। जब आप इस v को रख रहे थे तो आपके पास ये संबंध आ जा रहा था इतना। इसके बाद एक और चीज़ देखी थी हमने, क्या थी वो? आवृत्ति और आवर्तकाल की सहायता से जब हमने व्यक्त किया था इनको। ये वेग तो आपके पास यही था जब डेल एस की जगह आपने 2 पाई आर रखा। तो ये जो 2 पाई न्यू है, आर को अगर छोड़ दे 2 पाई न्यू, तो वो ओमेगा है। ये मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ से आया है? घूर्णन गति से। तो इसकी सहायता से आपने फिर इस त्वरण को भी स्पेसिफाई कर दिया था यहाँ से। ये इसको आपने इसमें चेंज कर दिया था। ये हमने सीखा था वहाँ पे। अब लास्ट में इस अध्याय के लास्ट में आपके पास ये तालिका बनी है। इस तालिका में जो कुछ भी हमने राशियाँ सीखी हैं वही हैं, बस उनको एक में सम अप कर दिया है एक तालिका में। जैसे उनके प्रतीक, उनके विमा, मात्रक, टिप्पणी, यानी कि उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको एकदम से फटाफट से देखना होता है छोटी-छोटी जानकारियाँ, तो वो आप इसमें
लिख सकते हैं अपने लिए सुविधा के लिए। तो आगे आपके लिए क्विज़ है, बस आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब आप क्विज़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से सीखना है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा और अभी के लिए थैंक यू।